एंड स्क्वेरियंस, कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताना कमेंट्स में। और आज के इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यानी कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है। यानी कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। व्हाट आर दोस? नंबर 1, relative lowering of vapor pressure, उसके बाद depression in freezing point, elevation in boiling point and osmotic pressure। इसके अलावा हम इस टॉपिक में क्या पढ़ते हैं भाई? वैन हॉफ फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूट है जिसमें कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है ना, जब आपने उसको सॉल्वेंट में मिक्स किया, सपोज NaCl, तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो यानी कि इनिशियली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास ना सिर्फ एक ही पार्टिकल है NaCl, बट डिसॉल्व करने के बाद तो वो 2 पार्टिकल्स में चेंज हो गया, Na पॉजिटिव एक पार्टिकल, Cl नेगेटिव दूसरा पार्टिकल, राइट। तो ऐसे में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्क देखने को मिलता है एंड दैट इज वाई वैन हॉफ फैक्टर पिक्चर में आता है। अभी हम हमारे सेशन में सीखेंगे कि सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कुछ PYQs कैसे आए हैं वो देखेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। Vapor pressure of a pure liquid X is 2 atm, okay, at 300 Kelvin. It is lowered to 1 atm. कब हुआ होगा लोअर यार? जब आपने उसमें सॉल्यूट डाला होगा। By dissolving 1 gram of Y in 20 grams of X, 20 grams of liquid X, okay. If molar mass of X is 200, then what is the molar mass of Y? ठीक है, हमने पिछले सेशन में भी सीखा था कि हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज क्यों करते हैं, जब हमें मोलर मास के बारे में पता लगाना होता है, तब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, करेक्ट है। तो चलो यार, यहाँ पे वेपर प्रेशर के साथ हमें डील करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, RLVP, it is equal to the molecular weight of, it is equal to the mole fraction of solute, it is equal to mole fraction of the solute, ठीक है भाई, जिसको हम लोग X2 भी बोलते हैं, mole fraction of solute। let's keep it as X2, करेक्ट है। relative lowering of vapor pressure का बेटा हमें कौन सा फॉर्मूला पता है? P0 माइनस PS ओवर P0। अब यहाँ पे P0 क्या है? सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में, नॉट मतलब आप किस वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हो, आप जब भी प्योर स्टेट में बात कर रहे हो। सो P0 माइनस PS फॉर श्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया होगा तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम होगा सॉल्वेंट से, ठीक है। सो P0 माइनस PS इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय P0। अब ये हो गई रिलेटिव लोअरिंग, है ना, हम P0 के हिसाब से लोअरिंग देख रहे हैं वेपर प्रेशर में। सो दिस इज RLVP विच इज इक्वल टू X2, ठीक है भाई। ये किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। नाउ मोल फ्रैक्शन हम भाई बेटा कैसे लिखते हैं? मैम मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। यहाँ पे जनरली बेटा क्या आना चाहिए? वी हैव टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए मैम? N1 प्लस N2, सही है। बट अगर N2 जो है वो काफ़ी छोटा है N1 के हिसाब से, है ना, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। तो N1 प्लस N2 की जगह हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेते हैं? सिर्फ N1 का वैल्यू ले लेते हैं। इफ N1 इज वेरी ग्रेटर दैन N2, तो हम क्या बोलते हैं कि यार टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ समटाइम्स N2/N1 आपको जनरली देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे हमारे कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाते हैं और फाइनल आंसर पे कुछ बहुत अच्छा फर्क नहीं दिखता, ठीक है। सो लेट्स कीप इट एज, दैट्स वाई वी कीप इट एज N2/N1। समझ में आया? अभी बारी आती है वैल्यूज पुट करने की, ठीक है। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड वाज हाउ मच? 2 atm, राइट? इट वाज हाउ मच? 2 atm। सॉल्यूशन का कितना हो गया? इट इज लोअर्ड टू 1 atm। तो फाइनली जो प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, दैट इज हाउ मच? 1 atm डिवाइडेड बाय अगेन 2 P0, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/2 आ गई, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू N2/N1, ठीक है। ये पुट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारा हाउ मच? 1 ग्राम हमने एक ग्राम हमने उसमें Y डाला है और हमें मॉलिक्यूलर वेट का पता लगाना है ना। लेट्स कीप इट एज My। जो हमें पता करना है वो क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये हमें कितना गिवन है? इट्स गिवन वेट इज 1 ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y, ठीक है। फिर ये बड़े वाला फ्रैक्शन, गिवन वेट ऑफ X बचे कितना है? 20 ग्राम एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 200। सो दिस बिकम्स 20 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1/10, राइट। तो चलो यार अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी इजी सी ही कैलकुलेशन बनी है हमारे पास। तो जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 1/2, राइट? दिस विल बिकम 1/2 इज इक्वल टू, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाता है और ये कितना बन जाता है? 0.1, है ना। सो दिस विल बी 1 ओवर My इंटू 0.1, 0.1 इंटू My, ठीक है। तो यहां से बेटा My कितना आ जाता है? 2 ओवर, राइट। चलो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? My विल बी इक्वल टू हाउ मच? इसको हमने इधर भेज दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में My को हमने लेफ्ट साइड में भेज दिया एंड दिस जस्ट बिकम्स 2 ओवर 0.1, सही है। यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड 1/10, यानी कि 2 इंटू 10 विच इज 20। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y हमारे पास कितना आ गया बच्चे? 20 आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इज दैट ऑल राइट? आई थिंक सो, यस। ऑप्शन नंबर ए इज 20। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही जवाब है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से देख लीजिए, बस P0 माइनस PS ओवर P0 हमने लगाया। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। N2/N1 हमने क्यों लिखा वो आपको समझा दिया। फिर जस्ट हमने वैल्यूज पुट करी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y हमने निकाल लिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A solution containing 12.5 grams of non-electrolyte. Non-electrolyte मतलब Van't Hoff factor, जब ना ही कोई एसोसिएशन हो ना ही कोई डिसोसिएशन हो। इन दैट केस हम I यानी कि Van't Hoff factor की वैल्यू क्या लेते हैं बेटा? 1। इन दैट केस लेट्स चेंज द कलर, सो दिस I इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। In 180 gram of water shows boiling point elevation of 0.80 Kelvin, ठीक है। Calculate the molar mass of the substance। अभी देखो हमें डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलालिटी। सही बात है। हमारे पास I की वैल्यू 1 है, क्यों? क्योंकि हम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। KB की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 0.52, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमारे पास है, सही है। डेल्टा TB भी हमें गिवन है।
अगर हम किसी तरीके से मोलालिटी निकाल लें, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर सॉल्वेंट का वेट इन केजीज, राइट। तो बेसिकली अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो मोलर मास भी निकल गया। क्यों? क्योंकि मोलर मास क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया कि किस ऑर्डर में हमें चलना है। तो बेसिक यहाँ पे चीज क्या है, सबसे पहले मोलालिटी जो है, आई की वैल्यू तो 1 है, तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय के बी, राइट। सो दिस विल बी डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय के बी। सही है। तो ये कितना आ गया भाई, डेल्टा टी बी की हमें क्या वैल्यू गिवन है, 0.80। दिस वैल्यू इज गिवन टू अस एज 0.80, ठीक है। और के बी की क्या वैल्यू गिवन है, 0.52, ठीक है भाई। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स N2 बाय सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट बेटा हमें कितना गिवन है, W1 विच इज गिवन टू अस एज 185 ग्राम्स, ठीक है। मुझे लेकिन ये अगर किलोग्राम्स में चाहिए तो मुझे इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻³ अब ये हमारे पास आ गया है केजीज। सो दिस विल बी इक्वल टू 185 इंटू 10⁻³ क्लियर है। अब N2 इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, चलो इसको भी चेंज करके देख लेते हैं यार। सो दिस कैन बी रिटन एज गिवन वेट, इसका कितना वेट हमें गिवन है भाई, 12.5 ग्राम्स, है ना। सो इट्स गिवन वेट इज हाउ मच, 12.5 डिवाइडेड बाय व्हाट, इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सो m ले लेते हैं इसको, कैपिटल M, सो इनटू m, है ना, क्योंकि ये हमारे किस में आएगा भाई, डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ से बस हमें इस अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सारी चीज़ें इक्वेशन में लाइंड अप हो गई हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट कि ऐसा मत करना कि पहले आपने 0.80 डिवाइडेड बाई 0.52 को कैलकुलेट कर लिया। जब आप फाइनली इन सब को एक न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के टर्म्स में ले आओ तो ऐसा होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन होगी इट विल बिकम ईजियर, ठीक है। तो चलो भाई ट्राई करके देख लेते हैं। सो फ्रॉम हियर दिस मोलालिटी कैपिटल M, सॉरी this is what, molecular weight, not molality, it is molecular weight. So this will be equal to beta how much, this will be equal to how much, 0.52 को उधर लेके जाना पड़ेगा, 0.80 को इधर लेके जाना पड़ेगा और ये मोलर मास इधर आ जाएगा। सही है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट्स गोइंग टू बी 12.5 into 0.52 divided by 185 into 10⁻³ 185 into 10⁻³ into 0.80 into 0.80. Is that all right? Is this all right कि बच्चे ये पूरा सब क्लियर है, करेक्ट है। तो बस जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे it will come out to be around 43. So it's going to be 43.92. 43.92. 43.92. Is that all right? Grams per mole, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, molecular weight, ठीक है। So here which option is the right choice? वी कैन से ऑप्शन नंबर सी जो है वो है हमारा सही जवाब। जल्दी से इसको देख लीजिए। आई वुड जस्ट लाइक टू मेक वन करेक्शन, नॉट करेक्शन एक्चुअली, यहाँ पे इसको ऐसे अलग कर देते हैं ना, ताकि हमें पता चल जाए कि यार ये वैल्यूज़ डिफरेंट है जो हमने गिवन वैल्यूज़ नोट डाउन किए हैं एंड दिस इज़ द फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है। जल्दी से इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। इफ 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जिसका मोलर मास आपको गिवन है, यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल चुके हैं, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट
एंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 केल्विन। ठीक है, अगेन आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू पता है। द मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज, अब की बार हमें केबी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो अगेन वी नो टिल द टाइम आपके पास सॉल्यूट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यार वो एसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कीप इट एज 1। ठीक है, सो वी नो दैट डेल्टा टीबी, लेट्स कीप इट एज KB इंटू एम, क्योंकि I 1 है अगर हमें नहीं पता तो। सो फ्रॉम हियर KB विल बी इक्वल टू व्हाट, KB विल बी इक्वल टू डेल्टा TB बाय मोलालिटी। ठीक है, डेल्टा TB की वैल्यू विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 1। और अब अगर हमें सिर्फ किसी तरह मोलालिटी पता चल जाए तो हमें KB भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में मोलालिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, सो मोलालिटी क्या होता है बेटा, मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। ठीक है, 1 हम जनरली सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं, 2 हम जनरली सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं। सो फ्रॉम हियर आई कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट given weight divided by molecular weight। ठीक है भाई, so this will be given weight divided by molecular weight over weight of solvent 50 grams of solvent। मुझे किस में चाहिए, किलोग्राम्स में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3। इज दैट ओके? तो ये निकल गई है हमारी मोलालिटी। इस वैल्यू को बस अब हमें यहाँ पे पुट करना है, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा भी अगर तुम अभी देखने की कोशिश करो, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1/50 ओवर 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3। सो बेसिकली एक और 50 आएगा यहाँ पे, है ना, सही है। 1/50 ओवर, चलो इसको प्रॉपरली ही तुम्हें सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 1/50 ओवर 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3, राइट। यानी कि ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1/50 इंटू 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3। अगर हम उसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। तो ये बना दिया हमने इसको 1000। ठीक है, एक 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, एक 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, एंड 5 नीचे क्या बचा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो टोटल हमारे पास क्या बचा बेटा, 2/5 बचा। ठीक है, मोलालिटी हमारे पास फाइनली कितनी आ गई, 2/5 आ गई। जब हमने यहाँ पे मोलालिटी की वैल्यू को क्या रखा, 2/5 रखा, तो KB कितना आ गया 1 ओवर 2/5, यानी कि जैसे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 5/2, और 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है। आ गया हमारे पास हमारा जवाब। क्लियर है? सो वी कैन से विच इज द राइट ऑप्शन, 2, 3, 2.5 या 5। मैम 2.5 अभी तो निकाला, तो देखो ऐसे किया है हमने, यहाँ पे हमने साइड में पूरी मोलालिटी निकाली और जस्ट यहाँ पे उस मोलालिटी को पुट कर दिया। ठीक है, आई बिलीव देयर इज नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अच्छा देखो ऑप्शंस देखते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, रिमूविंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अच्छा देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज वन थिंग दैट वी नो, दैट osmotic pressure is what? Osmotic pressure is colligative property, और colligative properties किस बात पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ solute particles पे, right? And these depend on number of solute particles, number of solute particles,
ठीक है. अनदर थिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट्स पाई, राइट. दिस वाज वन थिंग जो हमें पता है. दूसरी चीज, पाई क्या होता है? ICRT, ठीक है. R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो अगर हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाए तो फॉर श्योर उनके नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है. तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखो, इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सो दिस इज द राइट चॉइस. क्लियर है? मोरओवर, आप वॉल्यूम इंक्रीज करके ऑस्मोटिक प्रेशर को नहीं बढ़ा सकते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हटाकर भी नहीं बढ़ा सकते हो, टेम्परेचर को घटा के भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है. सो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. आई बिलीव इसमें आपको अभी तक कोई डाउट नहीं है. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 grams of sugar is added to 1 liter of water, ठीक है, to give sugar solution. Okay, what is the effect of addition of sugar on the boiling point and on the freezing point? अभी शुगर कैसा सॉल्यूट है? वॉलेटाइल सॉल्यूट है या नॉन वॉलेटाइल? इट्स अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, राइट. तो यानी कि आप जब भी उसको पानी में ऐड करोगे, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, एलिवेट होगा. तभी तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना. एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है. इज दैट ऑल राइट? तो यस, बोथ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज. नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. Boiling point increases and freezing point decreases. Yes, this is the right option. ठीक है, boiling point decrease नहीं होगा, boiling point elevate होगा. So yeah, you can see that option number B जो है वो हमारा सही जवाब है. इसको देख लीजिए और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. उससे पहले इफ़ यू थिंक कि यार कोई और टॉपिक या कोई और पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब दैट दिस लेक्चर ऑन नीट निकेतन बाय कीर्ति मैम और बाय एनी अदर टीम मेंबर. तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है. यू विल फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स और इन द टेलीग्राम, सो देयर वी कैन कनेक्ट. ओके, सो या अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, ठीक है. द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन 250 ml ऑफ वाटर, जिसका प्रेशर है P1. ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर है P1. ओके, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solutions. What do you think? सबसे पहली चीज, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. दिस इज अ PYQ ऑफ नीट. अभी देखो कि इसको हमें करना कैसे है. ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा पाई क्या होता है मैम? ICRT, सही है. हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूट हैं? ग्लूकोज, यूरिया एंड सुक्रोज, है ना. यानी कि तीनों के लिए ही जो I की वैल्यू है वो 1 होने वाली है, ठीक है. R की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है. एंड आई गेस अगर हमें टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन एज सच कहीं नहीं गिवन है ना, तो हम उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है. टेम्परेचर यानी कि वो भी तीनों ही केसेस में सेम है, ठीक है. बचा क्या? कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सही है.
अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो भी आप हर किसी में देखो 250 ml फिक्स्ड है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml फॉर ऑल ऑफ देम। अब ये किस चीज पे बेटा निर्भर किया मैम? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे। साइकिल देख रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं मैम? मैम इट इज इक्वल टू गिवन वेट, है ना, कि जो इतने मोल्स का वजन है W2 ओवर मॉलिक्यूलर वेट, इस पे डिपेंड करेगा। अगर हम W2 की बात करें, वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, तो ये भी फिक्स्ड है। कितना मैम? 10 ग्राम्स। तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर निर्भर कर रहा है हमारा पाई? बताओ भाई। सिर्फ और सिर्फ M2 पे निर्भर कर रहा है ना। पाई इज बेसिकली यू कैन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2, है ना। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है? ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो चलो अभी बात कर लेते हैं M2 के बारे में। दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के बारे में। अगर बात की जाए ग्लूकोज के बारे में, तो बेटा कितना होता है? C6H12O6। कैलकुलेट करके देख लेना। इट इज गोइंग टू बी 180 ग्राम्स पर मोल, है ना, 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया CH4N2O, सो इट इज गोइंग टू बी 60 ग्राम्स पर मोल। और अगर बात की जाए सुक्रोज की, सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 342 ग्राम्स पर मोल, ठीक है भाई। तो बेटा जिसके लिए M2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो पाई की भी वैल्यू कम है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? दैट पाई इन दिस केस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट बेटा किसका है? यूरिया का, है ना। तो अगर आप M2 के हिसाब से ऑर्डर देखो, है ना, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, तो सबसे कम वेट किसका है बेटा? यूरिया का। फिर किसका है? ग्लूकोज का। और सबसे ज़्यादा किसका है? सुक्रोज का, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर की बात की जाए, सो इट्स गोइंग टू बी यूरिया का सबसे ज़्यादा, फिर ग्लूकोज का, और फिर सुक्रोज का, ठीक है। इसको ज़रा 1 2 3 के टर्म्स में लिख लेते हैं। यूरिया इज P2, ठीक है, P2 सबसे ज़्यादा, देन P1 एंड देन P3, ठीक है। तो देख लो भाई ये ऑर्डर कहाँ पे है? P2 सबसे ज़्यादा, P2 P3 P1, नहीं, P2 P1 P3। देखो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी में हमारा ऑर्डर मैच हो रहा है। Let's change the color. I think it's not visible to you. Let's keep it red. So option number B जो है वो हो जाता है हमारा सही जवाब। Is this thing clear? हमने बिल्कुल चेन बना के समझा कि किस किस चीज को क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, तो हमें उसके हिसाब से समझ में आया कि क्या चेंज हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने तीनों का मॉलिक्यूलर वेट देखा, जिसमें पता चला कि भाई सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सबसे कम होगा। इज दिस थिंग ओके? जल्दी से इसको देखिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml of water and the osmotic pressure of the solution is found to be 600 mm of mercury at 15 degrees Celsius. The molecular weight of the substance is. अच्छा देखो, फिर से हमें क्या गिवन है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। So we know that pi is equal to, pi is the osmotic pressure, it is equal to ICRT, ICRT, ठीक है। हमें बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। आई कैन राइट कॉन्सेंट्रेशन एज I, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन RT, ठीक है।
तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को साइड में भेज देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ से हटाया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया पाई इंटू वॉल्यूम। क्लियर है? अभी आई हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम इसको 1 लेकर के चलेंगे, ठीक है। फॉर अस आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ से इस आई को भी हटा सकते हैं। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद N2RT। N2RT अगर हमें N2 नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं मैम? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें ऑलरेडी गिवन है 20 ग्राम्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो M2 भी पता चल जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? N2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोर ओवर, अच्छा चलो इसको यहाँ से भी हटा दो, इसको यहीं पे लिख लेते हैं ना, W2 यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से M2 को मैं लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हैं हम, राइट। सो M2 विल बी इक्वल टू W2RT ओवर पाई V, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी W2RT डिवाइडेड बाय पाई V। तो हमने क्या किया बेसिकली, पहले हमने सिर्फ और सिर्फ ना इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया और अब हम फाइनली इसमें सारे वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा वो हमें टोटल दिख जाएगा, ठीक है भाई। सो यस, लेट्स डील विद इट। W2 बेटा क्या है? वेट ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज हाउ मच? 20 ग्राम्स, ओके। सो इट्स गोइंग टू बी 20 इनटू, मैम R की वैल्यू क्या लें? नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी जरा यहाँ साइड में सारे मुद्दे डील करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में डालेंगे, हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है। सो फॉर अस द टेम्परेचर विल बी हाउ मच? 15 प्लस 273, इन विच यूनिट मैम? हमें केल्विन में चाहिए, ठीक है। 273 283 प्लस 5 दैट्स 288 केल्विन। तो मैम टेम्परेचर हमें मिल गया 288 केल्विन, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। N2 का किस्सा सॉल्व, टेम्परेचर का किस्सा सॉल्व, ठीक है। सो यस, यहाँ पे R के लिए स्पेस छोड़ देते हैं एंड वी हैव गॉट इट एज 288 केल्विन। क्लियर है? चलो, पाई हमें गिवन है 600 mm ऑफ Hg में। तो यार हमें क्या पता है मैम? 760 mm ऑफ Hg, 760 mm of Hg, it is equal to 180 m. It is equal to 180 m, right? So 1 mm of Hg will be equal to 1 over 760, है ना? तो 600 mm of Hg को मैं क्या लिख सकती हूँ? 600 divided by 760, है ना? In ATM, okay? So my 600 mm of Hg becomes 600 by 760 ATM, 600 by 760 in which unit? मैंने इसको ATM में कन्वर्ट कर दिया, सही है। सो यस, अब अगर मेरे पास वॉल्यूम लीटर में मैं लूंगी, प्रेशर ATM में हम ले रहे हैं, तो R की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 0.082। अब हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई क्यों किया हमने ऐसा? सो दिस बिकम्स 0.082। R की वैल्यू सॉल्व हो गई, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हमने बात किया, उसे हम ATM में लेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी 600 over 760, ठीक है। 600 over 760 multiplied by volume. Volume which is given to us, it is 500 ml, ठीक है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये कितना लीटर हो गया बेटा? 0.5 लीटर हो गया, ठीक है। वॉल्यूम भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो वॉल्यूम विच इज गिवन टू अस इज एट 0.5 लीटर, ठीक है भाई। वॉल्यूम भी सॉल्व हो गया, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे डाल दिया 0.5। क्लियर है? दैट्स हाउ वी हैव डन इट, ओके, दैट इज हाउ वी हैव डन इट। जो ये 760 है, ये ऊपर जाके किस में आ जाएगा? बेसिकली ये आ जाएगा
न्यूमरेटर में, ठीक है। तो हमारी जो फाइनल m2 की वैल्यू है, द फाइनल वैल्यू ऑफ m2 इज गोइंग टू बी हाउ मच, 760 इंटू 20 इंटू 0.082 इंटू 288, okay, divided by 600 into 0.5. So basically 600 into 1/2, it is going to be 300, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे 300। बस यार कर लो अब इसको सॉल्व। देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अगर आप बात करो 288 की, 8, 8, 16 and 18, of course sum इसका it is divisible by 18, तो means this number is also divisible by 3. So this will be how much, देख लो यार, 3 1s are 3, 3 9s are 27 and 3 6s are 18. So this becomes 96, okay. So we just have to do 76 into 2 into 0.082 into 96, ठीक है। और जब आप सिर्फ अब आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने को रह गई है, जो भी डिवाइड हो रहा था वो हमने कर दिया एक ही बारी में, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 1198 grams per mole. So this is the final answer, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यार मैम जो ऑप्शन नंबर ए है वो है हमारा सही जवाब। जल्दी से इसको देखिए, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What weight of glycerol should be added to 600 gram of water in order to lower its freezing point by 10 degree Celsius? बहुत इजी क्वेश्चन है। KF की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। नाउ वी नो दिस इज related to depression in freezing point, right? This question is related to what? Depression in freezing point, ठीक है भाई। And what do we know? That's delta TF, right? Delta TF is equal to I into KF into M, ठीक है। अब हमें सॉल्यूट गिवन है भाई ग्लिसरॉल, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 92 ग्राम्स पर मोल, सही है। ग्लिसरॉल डिसोसिएट नहीं होता है, इसके लिए I की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। KF की बात कर लेते हैं। KF की वैल्यू बच्चे हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1.86, ठीक है। तो हमारे पास KF भी है। मुद्दा सिर्फ क्या है, मोलालिटी निकालने का, ठीक है। अगर हमें मोलालिटी भी पता चल जाए, अच्छा हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ ग्लिसरॉल दैट शुड बी एडेड। आपकी बार मोलालिटी हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। हमारा कंसर्न है कि भाई कितना वेट उसमें डाला जाए, है ना, ग्लिसरॉल का, कि ये सब सेटिस्फाई हो जाए। अभी देखो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, सही है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो हमें उसका वेट भी पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं लाइक दैट, या चलो यहाँ तो इसको मोलालिटी रहने दो। अगले स्टेप में क्या करते हैं, वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू, I तो 1 हो ही गया, सो दैट विल बी इक्वल टू KF इनटू मोलालिटी। क्या है बच्चे, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है, W1। अब देखो इस N2 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस N2 कैन बी रिटन एज इट्स वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, है ना, दैट विल बी W2 डिवाइडेड बाय M2, सही है। ये M2 जो है W1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, ये हो गया W2 और ये हो गया M2, ठीक है भाई। हमें किस की वैल्यू चाहिए,
हमें पता करना है वेट ऑफ सॉल्यूट दैट नीड्स टू बी एडेड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले W2 निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जस्ट दीज वेरिएबल्स, ठीक है। तो चलो, दिस W2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा TF into W1 into molecular weight of the solute divided by KF। बस सब कुछ अब हमें पता है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ W2। तो चलो भाई ट्राई करके देख लेते हैं इसको। सो वी आर गोइंग टू गेट W2 as delta TF, that is depression in freezing point is 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन हो, डिफरेंस है, यूनिट से फर्क नहीं पड़ता। So we know that delta TF is equal to 10, ठीक है। So this will be equal to 10 into weight of solvent। solvent क्या है बच्चे हमारे पास, water, उसका कितना weight हमें given है 600 grams। हम ये किस में लेंगे, kgs में लेंगे, ठीक है भाई, हम ये किस में लेंगे, kg, सब कुछ SI यूनिट्स में डाल रहे हैं। So this is going to be 600 into 10 raised to power -3 kgs। इज इट ऑल राइट, यानी कि 0.6 किलोग्राम्स, ओके। तो चलो इसको ऐसा करते हैं 0.6 kg ले लेते हैं, बेटर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 0.6 kgs, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज ग्लिसरॉल हमें गिवन है कितना बच्चे, 92, ठीक है, ये हो गया मैम 92 ओवर KF की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.86, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 1.86। तो देखो 10 into 0.6 इट इज हाउ मच, 6 into 92 एंड ये कितना है 1.86, 6। अच्छा देखो, जो बेसिक कैलकुलेशन, सपोज अगर ये 100 भी होता, नियरेस्ट मतलब जो मेरी सबसे बेसिक कैलकुलेशन है, तो 100 into 6 600, और अगर मैं इसको 2 मान लूँ, 600 डिवाइडेड बाई 2, अप्रॉक्सीमेटली ये बहुत क्लोज होना चाहिए बेटा 300 के। 300 के क्लोजेस्ट कौन आ रहा है, 297 ही आना चाहिए बेटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 297 ग्राम्स, ठीक है। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाता है सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई, यानी कि वैन हॉफ फैक्टर इज नॉट करेक्ट, कौन सी रिप्रेजेंटेशन गलत है। अच्छा देखो, जब आप मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे आई की वैल्यू निकालते हो तो वो क्या होती है, नॉर्मल ओवर एबनॉर्मल, है ना। यानी कि नॉर्मल मतलब जो होना चाहिए, ऑब्जर्व्ड, या एबनॉर्मल मतलब जो प्रैक्टिकली आया है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हो। अब की बार देखो ये क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड ओवर एक्सपेक्टेड, यानी कि जो आया एक्चुअली में वो ओवर जो हमने थ्योरेटिकली निकाला। तो ऑप्शन नंबर बी तो ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वाइज ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते फिर, है ना। तो ये तो करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हो तो इट इज एक्चुअली प्रेजेंट ओवर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट। लेकिन अगर आप एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बेस पे देखते हैं तो जो करेक्ट होना चाहिए वो क्या होता है, आई रिमेंबर इट बाय व्हाट, बिफोर एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन नहीं होता है। आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखते हो, आप क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन, एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन, ठीक है। इज दिस ऑल राइट। तो ये जो है वो करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और नीचे आ रहा है आफ्टर। तो यानी कि जो ये चीज़ है यार वो गलत है, क्योंकि ये गलत है और हमें गलत ऑप्शन बताना था, इसीलिए ये हमारा ठीक जवाब है।
इज दैट ऑल राइट? आगे बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में. At 100 degree Celsius, this is also PYQ, very interesting PYQ, ठीक है, very interesting PYQ, ठीक है. Now, at 100 degree Celsius, the vapor pressure of a solution of 6.5 grams of solute in 100 grams of water is 732 mm, ठीक है. KB हमें गिवन है, तो हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ठीक है. नाउ उसके लिए हमें डेल्टा टी भी पता होना चाहिए, है ना, कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है ना. जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस प्लस जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट. सही बात है. अच्छा देखो, जो सबसे पहले हमें बताना है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, राइट. बॉइलिंग पॉइंट ये हम कैसे निकालेंगे मैम? डेल्टा टीबी जो कि हमारा क्या आया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, प्लस जो हमारे पास इनिशियली सॉल्वेंट कौन था, वाटर था. दैट वाज जस्ट वाटर का बेटा क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. तो जब हम इसमें कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से ऊपर आना चाहिए. हर किसी में 100 से ऊपर ही है, एग्जैक्ट 100 नहीं हो सकता. एक ऑप्शन देखो आपने वैसे ही काट दिया, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो श्योर ज्यादा आएगा जब आपने उसमें सॉल्यूट ऐड किया है, तो ठीक है. तो दैट्स हाउ वी आर गोना डू इट. डेल्टा टीबी हमें निकालना आता है. कैसे निकालते हैं बच्चे डेल्टा टीबी? मैम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलालिटी, ठीक है. अभी हमें सॉल्यूट के बारे में जानकारी अगर नहीं है, वी विल कीप I एज 1, ठीक है भाई. अगर कुछ नहीं गिवन तो यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, I की वैल्यू हमने ले ली उसके लिए 1. तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ KB इंटू M. सही है. KB की वैल्यू हमें गिवन है, KB की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.52. मुद्दा क्या बचा, मोलालिटी, ठीक है. मोलालिटी निकालने के लिए I सॉर्ट हो गया, KB सॉर्ट हो गया, मोलालिटी की बात करते हैं. तो बच्चे मोलालिटी के लिए लेट्स चेंज द कलर हियर, बेटर रहेगा आपको समझने के लिए, ठीक है. जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, मोलालिटी के बारे में. मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है. हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है, हमारे पास W1 है, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच्चे हम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट, ऐसे ही निकालते हैं. हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, कितना है, 6.5 ग्राम्स, लेकिन हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर वेट तो है ही नहीं, M2. ये M2 की जो वैल्यू है ये तो हमें पता ही नहीं है. तो यानी कि मोलालिटी में ये वैल्यू डालने के लिए M2 की वैल्यू हमें किसी और प्रकार से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इससे तो नहीं निकलने वाला, ठीक है. तो इसके लिए हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगाएंगे. क्या लगाएंगे, RLVP, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. हमें पता है दैट P0 माइनस PS ओवर P0 इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, राइट. और उसको हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स तरीके से होना चाहिए, लेकिन हम हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वी जस्ट कीप इट एज N1, ठीक है. कि हमको लगता है कि यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा है, उसके चलते हम N2 को छोड़ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारी कैलकुलेशन पे, ठीक है. नाउ दिस N2 कैन बी रिटन एज weight of solute over molecular weight of solute. Now this can be written as weight of solute over molecular weight of solute, ठीक है. और नीचे क्या था, N1, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा वही. सो हियर इट विल बी M1 एंड दिस विल बी
W1। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसे कुछ बड़ा नहीं हुआ। यहाँ से हमें M2 की वैल्यू मिल जाएगी। आप देखो बाकी हमें सब कुछ गिवन है ना, बाकी हमें सब कुछ गिवन है कि नहीं मैम? बिल्कुल है। P0 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें गिवन है, वाटर का बच्चे कितना होता है 760, है ना। जो हमें P0 की वैल्यू लेनी है, द वैल्यू ऑफ P0 विल बी हाउ मच 760 mm of Hg। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 760 minus 732, so we can write it as 760 minus 732 over 760 is equal to weight of solute कितना है मैम 6.5 into molecular weight of the solvent कितना given है, water है right। so molecular weight of solvent is going to be 18 grams per mole। ठीक है, so this value is going to be how much 18। ठीक है, molecular weight of solute हमें find out करना है, M2 की वैल्यू हमें चाहिए जो हम ऊपर पुट करेंगे मोलालिटी निकालने के लिए, इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट 100 ग्राम्स। ये हम किस में लेंगे बच्चे, ये हम किस में लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ ग्राम्स में ही लेंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, गिवन वेट इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, सो इट्स गोइंग टू बी सिंपली 100। तो देखो सब कुछ हमारे पास आ गया है, सही बात है। तो 760 माइनस 732 इट विल बी हाउ मच 28/760, है ना। इसको जरा ऐसे अलग कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो जब अच्छा आप यहाँ पे M2 की वैल्यू निकालोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, चलो इसको M2 ही रहने देते हैं, ठीक है, M2, दिस विल बी 31.75 ग्राम्स। ठीक है भाई, इतनी ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, दिस विल बी हाउ मच 28/760 इज इक्वल टू 6.5 into 18। अच्छा चलो इसको यहाँ सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व ही कर लेते हैं। सो M2 विल बी हाउ मच, M2 अगर हम M2 को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, सो इट विल बिकम हाउ मच, M2 विल बी इक्वल टू 6.5 into 18 into 760, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 into 28, 100 into 28, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला 100 एंड 760 माइनस 732 दैट्स 28, तो बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, M2 की। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 31.75 ग्राम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो यहाँ पे अब हम इसको पुट कर सकते हैं। सो I is 1, KB is how much, KB is 0.52। मोलालिटी की अगर बात की जाए दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट बच्चे हमें कितना गिवन है मैम, 6.5 ओवर हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला 31.75। ठीक है, ये जस्ट अभी क्या निकले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे ले लें, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, सो दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 0.1। ठीक है, सो दिस इज 0.1 kgs। क्लियर है, W1 इज हाउ मच, यहाँ से इसको हटा देते हैं। सो वी नो दैट W1 इज इक्वल टू 0.1 kgs। क्लियर है, इज दिस ओके? तो बहुत सिंपल ही है भाई हमारी कैलकुलेशन,
ये ऊपर जाके 10 बन जाएगा, 65 इंटू 0.52, बच्चे ये अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए कितना, दिस वैल्यू विल बी अराउंड 1 आई बिलीव, राइट, या 1.1 के अराउंड ये वैल्यू आने वाली है। दिस वैल्यू विल बी 1.1, किस में आएगी, डिग्री सेल्सियस, है ना, हमने ये सब सेल्सियस में, ठीक है, 1.1। सो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आर बॉइलिंग पॉइंट विल बी 100 प्लस 1.1 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी 101.1 डिग्री सेल्सियस, 101.1 डिग्री सेल्सियस। इज दैट ऑल राइट, आई थिंक सो। और यहाँ पे कैसे, ठीक है, दिस इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ M2, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, M2 निकाला है, ठीक है। इज दिस ऑल राइट, सो विच ऑप्शन इज द राइट चॉइस, हम बोल सकते हैं 101 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट चॉइस। इज दैट ओके। देखो ये हमने कैसे किया, ये ऊपर जाके 10 बन जा रहा था, सो दिस बिकम 65, और 65 डिवाइडेड बाय अगेन ऑलमोस्ट 1/2, है ना, यानी कि 65 डिवाइडेड बाय 2, तो ये और ये वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली सेम सी आएंगी, है ना, तो इसीलिए हमने उसको 1 लिया था, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। The relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 gram of glucose, 10 gram of urea and 10 gram of sucrose are dissolved in 250 ml of water। याद है exactly ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया है, वर्ड्स थोड़े से अलग थे, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, है ना। तो चलो यार इसको देख लेते हैं। सो वी नो दैट पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। तीनों ही जो चीज़ें हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, तीनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होंगे। तीनों के लिए वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। R और T कांस्टेंट है, सभी जो अच्छा R तो कांस्टेंट है, ठीक है, R कांस्टेंट। टेम्परेचर सबकी हम बात कर रहे हैं, कितने, कुछ गिवन है 273 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम हर किसी की बेटा कितनी है, 250 ml। तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे, इट इज जस्ट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रही, तो सिर्फ किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं मैम, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट भी चेंज नहीं हो रहा, जो W है वो हर किसी के लिए कितना है बच्चे, 10 ग्राम्स है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पे, है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, मॉलिक्यूलर वेट पे, सही है। नाउ इफ यू लुक एट द मॉलिक्यूलर वेट, पाई और मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सबसे कम निकल के आएगी, ठीक है भाई। सो या फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज बच्चे कितना होता है, 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। Molecular weight of urea is 60 grams per mole. Molecular weight of sucrose is 342 grams per mole. सब कुछ वैसे आपको गिवन है, ये तो बड़े कॉमन कंपाउंड्स हैं, ये तो आपको याद ही होंगे, नहीं याद तो कैलकुलेट कर लो यार, ठीक है। तो देखो इनमें से जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है वो किसका है, सुक्रोज का है। तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सुक्रोज का वो सबसे कम होगा, फिर किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, और सबसे ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो यूरिया का होगा, ठीक है। यूरिया P1 P2 P3 के टर्म्स में देख लेते हैं यार। ग्लूकोज इज P1, दिस इज P1, ठीक है। यूरिया इज P2, ठीक है, यूरिया इज P2
and sucrose will be P3. ठीक है, so this will be the order. P2 सबसे ज्यादा, P2, P1, P3. P3 देखो सबसे कम, P2 सबसे ज्यादा, P1 बीच में. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. P2, P1, P3. क्लियर है? आई थिंक देर इज नो डाउट. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. What amount of CaCl2, जिसके लिए I यानी कि वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, is dissolved in 2 liters of water so that its osmotic pressure is 0.5 atm at 27 degrees Celsius. Okay, कितना CaCl2 हमें ऐड करना है ये हमें बताना है. ठीक है, तो वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बच्चे क्या होता है, ICRT. ठीक है, ICRT. ठीक है, हमें I पता है, हमें T भी पता है ना. R तो कांस्टेंट है ही. मुद्दा बचा कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी का. मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है 2 लीटर, लीटर में ही ऑलरेडी. तो चलो यार बहुत ही सिंपल हो गया ये तो. और पाई भी पता है हमको, पाई भी पता है हमको. चलो देखो, सो पाई विल बी इक्वल टू I इंटू कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. राइट, फर्दर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकते हैं बच्चे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट लेट इट बी W2, मतलब इतने मोल्स का कितना वेट होगा, दैट इज W2 divided by molecular weight. So here I can write M2. ठीक है, into RT. W2 को जरा नीचे लिख देते हैं. So this is W2 into RT. हमें क्या चाहिए, W2 चाहिए है ना. तो सब कुछ उधर ले जाते हैं और W2 हमें मिल जाएगा, ताकि हम फाइनल वैल्यूज एक बार में पुट करेंगे, ताकि अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा वो हमें सामने सामने दिख जाएगा. ठीक है, so we can say that W2 will be equal to pi into volume into M2. ठीक है, pi into volume into this M2 उधर चला गया, over I into R into temperature. सही यूनिट्स में बस अब ये सारी चीजें हमें डालनी है, तो हमें W2 मिल जाएगा किसमें, ग्राम्स में. सही है, चलो भाई डाल लेते हैं. पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है, 0.5 atm. ठीक है, तो हमने पाई डाल दिया कितना, 0.5 atm. वॉल्यूम हम डालेंगे लीटर्स में, विच इज 2 लीटर्स. ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 2 लीटर्स. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, बच्चे हमारा सॉल्यूट कौन है मैम, CaCl2. इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं. कैल्शियम का बच्चे कितना होता है, 40. एक Cl का होता है 35.5. 2 Cl का कितना हो जाएगा, 70. राइट, सो दिस बिकम्स 40 प्लस 70 यानी कि 110 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, सो ये M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 110 ओवर I की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है कितनी, 2.47. ठीक है, R 0.082 क्योंकि मैंने वॉल्यूम लीटर्स में ली है, प्रेशर ATM में लिया है, तो R की वैल्यू फिक्स्ड है भाई 0.0821. ठीक है, चलो ये टेम्परेचर की चलो बात कर लेते हैं. एक और चीज अगर आपके दिमाग में आए, टेम्परेचर हमें किस में चाहिए, केल्विन में. हमें क्या गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस. तो जब आप इसमें 273 प्लस 27, तो ये आ जाएगा किसमें, केल्विन में. सही है, यानी कि कितना हो गया ये, 300 केल्विन हो गया. ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाय 300. क्लियर है, देखो 0.5 इंटू 2, ये तो यहीं पे ही 1 हो गया है ना. इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 11 ओवर 2.4 इंटू 0.082 इंटू 3.
2.5 इंटू 3 इंटू 0.0821। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये अप्रॉक्सीमेटली बच्चे कितना आना चाहिए देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन लगा के अगर हम देखें, दिस इज गोइंग टू बी 11, this is going to be around 9, right? That's 30. 10, 0.08, yes. तो जब आप इसे फाइनली W2 की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी निकल के आने वाली है, अराउंड 1.8, ठीक है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.820 जो हमें ऑप्शन में गिवन है। सो दिस इज द राइट चॉइस। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा मैच हो रहा है मैम? ऑप्शन नंबर ABCD मैच हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। या द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन यानी कि हमें प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर पता चल गया है, दैट इज P0B विच इज 640, ठीक है। A non-volatile solute and non-electrolyte यहाँ से हमें क्या पता चल गया दैट I is equal to 1। देखो हर वर्ड से हर सेंटेंस से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। इज वेइंग जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है इट इज वेइंग 2.175 ग्राम्स, ठीक है। यानी कि सोल्यूट का वेट हमें कितना गिवन है 2.175 ग्राम्स एंड इट इज एडेड टू इतना बेंजीन, यानी कि हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है ना, हमें W1 भी गिवन है, दैट इज 39.08 ग्राम्स, ठीक है। बेंजीन हमें पता है तो यानी कि हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन C6H6, राइट। दिस इज, चलो यहाँ पे C6H6 से लिख लेते हैं ताकि तुम कैलकुलेशन में भी अटको नहीं। C6H6, ठीक है। दिस बिकम्स हाउ मच 72 + 6 यानी कि 78 ग्राम्स पर मोल। बेंजीन के बारे में इतना तो पता ही है ना हमें, यानी कि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बता सकते हैं, ठीक है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600 mm of Hg, आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो आप देख रहे हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया। पहले कितना था 640, अब कितना हो गया 600 हो गया। तो हमें P0 ऑफ क्या पता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, कितना 600 mm of Hg, ठीक है। What is the molecular weight of the solid substance? हमें क्या बताना है, molecular weight of the solute बताना है। तो देखो हमने सब कुछ लिस्ट डाउन कर लिया कि हमारे पास क्या क्या है और हमें क्या क्या निकालना है, ठीक है। देख रहे हो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल गई। एक और बार पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। The vapor pressure of benzene at a certain temperature is 640 mm of Hg. A non-volatile and non-electrolyte solute is added, which was weighing 2.175 grams to 39.08 grams of benzene. ठीक है? If the vapor pressure of the solution is 600 mm of Hg now, then what is the molecular weight of the solute? ठीक है, सारी चीजें देखो यहाँ लिस्ट डाउन करनी है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हमें क्या पता है मैम P0 माइनस PS यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओवर P0। अब ये क्या बन गया, रिलेटिव लोअरिंग बन गया। इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लेकिन हम उसको जनरली क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे N2 को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, M2 निकल जाएगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो चलो भाई वैल्यूज पुट जरा करनी शुरू करें। P0 हमें कितना गिवन है 640,
तो ये कितना हो जाएगा 640 माइनस 600 ओवर 640, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना है सॉल्यूट का. सो दिस विल बी 2.175 ओवर m2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. तो यानी कि ऊपर लिख देते हैं m1 की वैल्यू और नीचे w1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना. सो हियर इट विल बी गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पे आएगा गिवन वेट ऑफ दिस विल बी 39.08 and here it will be 78. Is it okay? So yeah, that's it. सारे वैल्यूज पता है, m2 आप बड़े प्यार से बड़े आराम से निकाल लोगे. So this becomes 40 over 640, 40 over 640, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो से, जब आप 64 से बिल्कुल कर सकते हो यार, चलो करके देख लेते हैं. 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 24 बचा ना. 4 6 ज़ा 24, 16 4 ज़ा 64 होता है ना. तो ये क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1/16 बचा, ठीक है. सो यू कैन से दैट दिस इज नाउ 1/16, ठीक है. इट इज इक्वल टू 2.175 into 78 over m2 into 39.08, ठीक है. तो यहाँ से हमारा m2 निकाल लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर m2 विल बी इक्वल टू हाउ मच. m2 को इधर ले जाते हैं, 16 बस उधर आ जाएगा, है ना. सो दिस विल बी 2.175 into 78 into 16, है ना. ये वाला 16 उधर चला गया और नीचे क्या बचा, जस्ट 39.08, 39.08, ठीक है. और इसको भी आप ऑलमोस्ट 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो. दिस कैन बी कैंसल्ड आउट बाय 2, 1 and 2, ठीक है. सो दिस बिकम्स 32, 16 into 2 is 32 and 32 into 2 यानी कि 64-65 के अराउंड आना चाहिए. 2.175 है तो 64 से तो बड़ी वैल्यू ही आनी चाहिए. सो दैट विल बी अराउंड 69. सही बात है यार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब, ठीक है. तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, दिस विल बी अराउंड 69 ग्राम्स. इज इट ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. ब्लड सेल्स रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन द सॉल्यूशन विच आर. बच्चे, जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, देन इट इज कॉल्ड एज विच सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, राइट. कि जो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 है वो दोनों आपस में क्या है, दीज आर आइसोटोनिक, ठीक है. तो ना ही ब्लड सेल्स जो हैं वो श्रिंक होंगे, ना ही स्वेल होंगे, है ना. सो विच वन इज द राइट चॉइस, आइसोटोनिक टू ब्लड, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज इतना, ठीक है. तो हमें KF गिवन है, वी नो KF दैट इज 5.12. The freezing point depression for the solution of molality 0.078. मोलालिटी भी गिवन है, क्या बात है. मोलालिटी इज 0.078 कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि I की वैल्यू 1 है ना. नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो यानी कि ना ही वो एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा, तो I की वैल्यू 1 आ गई. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, अरे बाप रे, सिर्फ डेल्टा TF बताना है, इतना इजी क्वेश्चन. सो डेल्टा TF क्या होता है बच्चे, I इंटू KF इंटू M. सब कुछ गिवन है ना. सो I की वैल्यू 1,
KF की वैल्यू 5.12, मोलालिटी हमें कितनी गिवन है 0.078, 0.078, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल डेल्टा TF will come out to be 0.4 Kelvin. It will come out to be how much? 0.4 Kelvin. तो हम क्या बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाता है हमारा सही जवाब, ठीक है। आज के सेशन के लिए हम बस इतना ही करेंगे एंड दिस सेशन इज टू बी कंटिन्यूड।